हेलो दोस्तों, होप यू आर डूइंग वेल। अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे तंदुरुस्त हो मन के साथ साथ अच्छे से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे होंगे। इसी उम्मीद के साथ हम शुरू करते हैं। आज का हमारा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि डील करता है। अक्सर इसमें से क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं और आपको पता होना भी ज़रूरी है, और इसको अगर इंटरलिंक करके दूसरे लॉ के साथ पढ़ा जाएगा तो और भी इंटरेस्टिंग होगा। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा सीपीसी से रिलेटेड, और ऑर्डर 32 की बात हम करने जा रहे हैं। ठीक है, जो ऑर्डर 32 है, आपको दो बातें याद रखनी होगी। एक तो ये माइनर्स के लिए है और माइनर प्लस अनसाउंड माइंड पर्सन के लिए अप्लाई होता है ऑर्डर 32। ठीक है, ऑर्डर 32 अक्सर डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कौन से ऑर्डर में माइनर सूट फाइल कर सकता है, और माइनर से और अनसाउंड माइंड से रिलेटेड पर्सन सूट फाइल कर सकता है, बाय और अगेंस्ट माइनर। ठीक है, और जब सूट की, जैसे कि ऑर्डर 32 को आप देख पा रहे हैं, सूट बाय और अगेंस्ट माइनर, सूट बाय और अगेंस्ट माइनर, इसमें भी क्या झोल झाल है। जो सूट बाय माइनर किया जाएगा व्हेन द माइनर इज़ अ प्लेंटिफ, तो वो किया जाएगा बाय नेक्स्ट फ्रेंड। ठीक है, और अगेंस्ट अ माइनर होगा जब माइनर डिफेंडेंट होगा, तो वो फाइल किया जाएगा। पर्सन तो सेम रहेगा, उसके रिलेटिव नियर रिलेटिव रहेंगे और सो रहेंगे, बस उसका नाम चेंज हो जाएगा। तब हम उसको बोलते हैं, अगर माइनर डिफेंडेंट है तो गार्जियन बोलते हैं। ठीक है, गार्जियन के थ्रू अप्लाई करेगा। चलो देख लेते हैं वन बाय वन क्या कहता है ये ऑर्डर 32। ठीक है, ऑर्डर 32 रूल 1, minor to sue by next friend, every suit by minor shall be instituted in his name by a person shall be called the next friend to of minor। ठीक है, उसके द्वारा सूट फाइल किया जाएगा जो जिसको हम नेक्स्ट फ्रेंड बोलेंगे माइनर का। ठीक है, एक्सप्लेनेशन क्या बोलेगा, एक्सप्लेनेशन में ये बताया गया है कि कौन माइनर होता है। फिर हम बात करते हैं इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1875 का जो सेक्शन 3 है, उसमें बताया गया है कि दोज दैट पर्सन हु हैज़ंट नॉट अटेन। ठीक है, नेगेटिव सेंस में डेफिनेशन दिया गया है, हु हैज़ंट अटेन एज ऑफ मेजोरिटी। ठीक है, तो उस पर्सन को माइनर कंसिडर किया गया है। सिंपल हो गया। ऑर्डर 32 रूल 2 क्या बोलता है, वेयर सूट इज इंस्टीट्यूटेड विदाउट नेक्स्ट फ्रेंड प्लेन टू बी टेकन ऑफ। अगर देखो इसका रेपरकशन क्या रहेगा, अगर माइनर है, माइनर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट प्रिजर्व करना ही लॉ का एक का वो रहता है, दायरा रहता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए ऑर्डर 32 रूल 2 है जो बोलता है कि अगर नेक्स्ट फ्रेंड के द्वारा प्लेंट फाइल नहीं की गई, क्योंकि माइनर की बात कर रहे हैं हम, माइनर एज ए प्लेंटिफ है, तो प्लेंट को टेक ऑफ कर लिया जाएगा, टेकन ऑफ। ठीक है, उसको निकाल दिया जाएगा और इट विल नॉट बी कंसिडर। ठीक है, और विद द कॉस्ट बी पेड बाय द प्लेडर और अदर पर्सन बाय हुम इट वाज प्रेजेंटेड। ठीक है, कॉस्ट लगा दी जाएगी। इस तरीके से ये प्रिकॉशनरी मेजर है। नोटिस ऑफ सच एप्लीकेशंस शैल बी गिवन टू सच पर्सन द कोर्ट आफ्टर हियरिंग हिज ऑब्जेक्शंस इफ एनी मे मेक सच ऑर्डर इन दैट मैटर। ठीक है, ऑब्जेक्शन पे सुनवाई की जाएगी। जब भी सूट फाइल किया जाता है, प्लेंट को देखा जाता है, तो यही देखा जाता है कि क्या क्या ऑब्जेक्शंस रेज किए हैं, कि कम्पिटेंट है या नहीं। कोर्ट भी कम्पिटेंसी के भी आधार पर भी देख सकता है, और एंटाइटलमेंट है क्या नहीं है। ठीक है, अगर माइनर का केस है या अनसाउंड माइंड का केस है तो उनमें सारी चीज़ों को देखा जाता है। फिर ऑर्डर 32 रूल 2 क्या बोलता है, नोटिस। ठीक है, वेयर अ सूट इज इंस्टीट्यूटेड विदाउट नेक्स्ट फ्रेंड, ये तो हो गया। और ऑर्डर 32 रूल 2A देखते हैं, सिक्योरिटी टू बी फर्निश्ड बाय द नेक्स्ट फ्रेंड व्हेन सो ऑर्डर। ठीक है, सिक्योरिटी जो है वो नेक्स्ट फ्रेंड को पे करनी पड़ेगी। वेयर अ सूट हैज़ बीन इंस्टीट्यूटेड ऑन बिहाफ ऑफ माइनर बाय द नेक्स्ट फ्रेंड, द कोर्ट में एट एनी स्टेज ऑफ द सूट ईदर ऑफ इट्स ऑन मोशन और द एप्लीकेशन ऑफ द डिफेंडेंट and for the reason to be recorded order the next friend to give security for the payment of all costs incurred or likely to be incurred by the defendant। ठीक है, where the suit instituted by the indigent person the security shall be include the court fees payable to the government। ठीक है, प्रोविजंस ऑफ रूल 2 और 35 जो कॉस्ट इम्पोज करने वाला रहता है उसको भी देखा जाएगा। फिर जो ऑर्डर 32 रूल 3 है वो बात करता है गार्डियन फॉर द सूट टू बी अपॉइंटेड बाय द कोर्ट फॉर द माइनर डिफेंडेंट वेयर द डिफेंडेंट इज अ माइनर। ठीक है, जो हमने बात पहले ही की थी कि अगर माइनर डिफेंडेंट है तो उस केस में गार्डियन अपॉइंट किया जाएगा। ठीक है, माइनॉरिटी शैल बी अपॉइंटेड प्रॉपर पर्सन टू गार्डियन। ठीक है, और फिर आगे देखा जाएगा ऑर्डर फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ गार्डियन फॉर द सूट मे बी obtained अपॉन एप्लीकेशन इन द नेम एंड द बिहाफ ऑफ द माइनर और बाय द प्लेंटिफ। फिर इसी तरह से जब इसका इम्पोर्टेंट ऑर्डर हम देखते हैं,
ठीक है। अगर ऑर्डर 32 रूल 3A है, वो बोलता है कि डिक्री अगेंस्ट द माइनर टू बी सेट असाइड अनलेस द प्रेजुडाइज। डिक्री कब उसके अगेंस्ट सेट असाइड हो जाएगी? अनलेस द प्रेजुडाइज हैज़ बीन कोज टू हिज इंटरेस्ट। जब अगर ऐसी डिक्री को जो उसके इंटरेस्ट के अगेंस्ट ना हो तो ऐसी डिक्री को सेट असाइड किया जा सकता है। नो डिक्री पास्ड अगेंस्ट ए माइनर शेल बी सेट असाइड मेरली ऑन द ग्राउंड दैट द नेक्स्ट फ्रेंड ऑफ द गार्डन फॉर the suit of minor had an interest in the subject matter of the suit adverse to that of the minor, but the fact that by reasons of such adverse interest of the next friend or the guardian for the suit prejudice has been caused to the interest of the minor shall be ground for setting aside the decree। ठीक है, तभी होगा क्योंकि मेन फोकस तो माइनर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है इस ऑर्डर 32 का। तो वो डिक्री भी सेट असाइड तभी होगी अगर वो प्रिजुडाइज करती है, डिक्री कुछ ऐसी है जो माइनर के इंटरेस्ट के अगेंस्ट है, ठीक है, तभी होगा। फिर ऑर्डर 32 रूल 4 क्या बोलता है? हु मे एक्ट एज ए नेक्स्ट फ्रेंड और टू बी अपॉइंटेड गार्डियन फॉर द सूट एनी पर्सन हु इज़ अ साउंड माइंड। ठीक है, ये भी एसेंशियल रिक्वायरमेंट है और इसमें डायरेक्ट पूछा जाएगा ऑर्डर 32 का जो रूल 4 है, क्या उसके अंदर कौन कौन सी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है टू अपॉइंट ए गार्डियन। ठीक है, एनी पर्सन हु इज ए साउंड माइंड हैज इट इन द एज ऑफ मेजोरिटी। ऑब्वियस है, माइनर के लिए कर रहा है या अनसाउंड माइंड के लिए कर रहा है तो पहले तो साउंड होना चाहिए, फिर एज ऑफ मेजोरिटी होना चाहिए। मे एक्ट एज द नेक्स्ट फ्रेंड फॉर द माइनर और हिज गार्डियन फॉर द सूट प्रोवाइडेड दैट द इंटरेस्ट ऑफ सच पर्सन इज नॉट एडवर्स। ठीक है, एक और कंडीशन कर दी गई, ऐसा नहीं है कि उसका एडवर्स इंटरेस्ट होना चाहिए कि जो पता चला जिस प्रॉपर्टी के लिए वो एज ए प्लेंटिफ नेक्स्ट फ्रेंड अपॉइंट किया है या डिफेंडेंट टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द माइनर, पता चला वो उसी प्रॉपर्टी को खरीदने के चक्कर में है, तो एडवर्स इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। इन केस ऑफ नेक्स्ट फ्रेंड एंड डिफेंडेंट और द केस ऑफ गार्डियन ऑफ द, ठीक है, दोनों के लिए अप्लाई होती है ये जो एसेंशियल रिक्वायरमेंट है। फिर है आगे बोलता है वेयर अ माइनर हैज़ अ गार्डियन अपॉइंटेड और डिक्लेयर बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नो पर्सन अदर देन द सच गार्डियन शेल एक्ट एज नेक्स्ट फ्रेंड of the minor to be appointed his guardian or the suit unless the court has considered for reason to be recorded that it is the minor's welfare that the another person to be permitted to act or appointed as in the case। अगर कोई गार्डियन अपॉइंट कर भी दिया जाता है लेकिन फिर बाद में कोर्ट को लगता है कि किसी और अन्य व्यक्ति को भी इस अपॉइंट किया जा सकता है, ठीक है, फॉर द preservation of the interest of the minor। ठीक है, नो पर्सन शैल विदाउट हिज कंसेंट इन राइटिंग बी अपॉइंटेड ए गार्डियन फॉर द सूट। ठीक है, कंसेंट लेके ही किसी को गार्डियन नियुक्त किया जाएगा क्योंकि बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है जो पर्सन बियर में भी हैप्पीली ना कर पाए, तो इसलिए कंसेंट का भी लेना जरूरी है। वेयर देयर इज नो सच अदर पर्सन इज फिट टू विलिंगली टू एक्ट ए गार्डियन फॉर द सूट द कोर्ट में अपॉइंट एनी अदर ऑफिसर टू बी सच गार्डियन। ठीक है, अगर कोई गार्डियन भी नहीं है या फिर ऑर्फन पर्सन है, कुछ भी है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए कोर्ट खुद ही अपॉइंट कर देगी एंड मे डायरेक्ट दैट द कॉस्ट टू इनकर्ड बाय सच ऑफिसर इन द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटी एज गार्डियन शेल बी बोर्न ईदर बाय द पार्टीज और बाय एनी वन और मोर ऑफ द पार्टी टू सूट आउट ऑफ द फंड इन कोर्ट। ठीक है, और माइनर की जो क्या होती है आउट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ ए माइनर, माइनर की प्रॉपर्टी से लिया जाएगा क्योंकि माइनर जैसे हमने बहुत सारे लॉ में पढ़ा है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में भी पढ़ा है कि माइनर की जो माइनर पर्सनली लाइबल नहीं होगा, माइनर का जो होगा वो उसका प्रॉपर्टी बियर करेगा जो भी कॉस्ट अकर होगी। ठीक है, और फिर है रिप्रेजेंटेशन ऑफ माइनर बाय द नेक्स्ट फ्रेंड और गार्डियन फॉर द सूट एवरी एप्लीकेशन टू द कोर्ट ऑन बिहाफ ऑफ अ माइनर अदर देन द एप्लीकेशन अंडर सब रूल 10 sub rule 2 shall be made by the next friend or by his guardian or the suit every order made in suit or any applications before the court in or by which a minor is in any way concerned or affected without such minor being represented by the next friend or guardian for the suit as the case may be discharged and where the pleader of the party at whose instance such order was obtained knew or might reasonably have known the fact of such minority with the cost to be paid by such pleader। ठीक है, फिर है ऑर्डर 32 रूल 6 क्या बोलता है? रिसीप्ट बाय नेक्स्ट फ्रेंड और द गार्डियन फॉर द सूट ऑफ प्रॉपर्टी अंडर डिग्री ऑफ माइनर ए नेक्स्ट फ्रेंड और द गार्डियन फॉर द सूट शैल नॉट विदाउट द लीव ऑफ द कोर्ट रिसीव एनी मनी और अदर मूवेबल प्रॉपर्टी ऑन बिहाफ ऑफ द माइनर। ठीक है, जो भी ऑर्डर 32 हो गया, ऑर्डर 32 का रूल 1 हो गया नेक्स्ट फ्रेंड के थ्रू होगा। ठीक है, ऑर्डर 32 रूल 3 हो गया कि डिफेंडेंट के केस में किसके द्वारा होगा, गार्जियन के थ्रू होगा।
ऑर्डर 32 रूल 4 में बता दिया कि एसेंशियल कंडीशन क्या रहेगी अप टू अपॉइंटमेंट ए गार्डन, ठीक है। साउंड माइंड होना चाहिए, एज ऑफ मेजोरिटी होना चाहिए, ठीक है। प्रायर कंसेंट उसकी लेनी होगी और एडवर्स इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। फिर ऑर्डर 32 रूल 6 बात करता है, ठीक है, बात करता है कि भाई कुछ भी ऐसी चीज़ है कि कोई भी रिसीव किया है, मनी रिसीव किया है या कोई बेनिफिट अरेंज हो रहे हैं या मूवेबल प्रॉपर्टी का है, कुछ लेन देन है, तो कोर्ट की परमिशन के बिना, कोर्ट की प्रायर परमिशन के बिना विदाउट द लीव ऑफ द कोर्ट कुछ भी ऐसा लेन देन नहीं कर सकता बाय वे ऑफ द कंप्रोमाइज बिफोर द डिक्री और ऑर्डर, अंडर ए डिक्री और ऑर्डर इन माइनर, ठीक है। ठीक, ऐसा हो गया मूवेबल प्रॉपर्टी ग्रांट यूजली। फिर उसके बाद है, फिर है ऑर्डर 32 का रूल जो 7 है, एग्रीमेंट और कंप्रोमाइज बाय नेक्स्ट फ्रेंड और गार्डियन फॉर द सूट, नो नेक्स्ट फ्रेंड और गार्डियन फॉर द सूट शेल विदाउट द लीव ऑफ द कोर्ट, ठीक है। कोई भी ऐसी चीज़ें एग्रीमेंट है या फिर कॉम्प्रोमाइज ऑफ द सूट है वो विदाउट लीव ऑफ द कोर्ट नहीं हो सकती, ठीक है। परमिशन लेनी पड़ती है तभी जाके होगा। फिर है ऑर्डर 32 रूल 8 में क्या है, रिटायरमेंट ऑफ द नेक्स्ट फ्रेंड, रिटायरमेंट की बात करता है। ऑर्डर 32 रूल 8 क्या, कब रिटायर होगा, अनलेस अदरवाइज ऑर्डर बाय द कोर्ट और नेक्स्ट फ्रेंड शेल नॉट रिटायर विदाउट द फर्स्ट प्रोक्योरिंग ए फिट पर्सन, ठीक है। पहले किसी अन्य व्यक्ति को रिटायरमेंट होने से पहले किसी अन्य व्यक्ति की खोज की जाएगी और उसको पॉइंट, भाई ठीक है तुम मेरे बाद तुम बनोगे, तो ऐसा कुछ कर प्रोविज़न करके ओनली देन इन द केस ऑफ रिटायरमेंट हो सकती है। द एप्लीकेशन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ ए न्यू नेक्स्ट फ्रेंड शेल बी सपोर्टेड बाय एन एफिडेविट, कैसे होगी, एफिडेविट का सपोर्ट होगी, शोइंग द फिटनेस ऑफ द पर्सन प्रपोज टू एंड ऑल्सो दैट ही हैज़ नो इंटरेस्ट रिवर्स टू दैट ऑफ अ माइनर, ठीक है। फिर ऑर्डर 32 रूल 9 में क्या हुआ, अपॉइंटमेंट की बात कर ली, एलिजिबिलिटी की बात कर ली हमने, ठीक है। और फिर उसकी बात करते हैं हम ऑर्डर 32 रूल 9 में कि रिटायरमेंट कैसे होगा नेक्स्ट फ्रेंड का, वेयर द इंटरेस्ट ऑफ द नेक्स्ट फ्रेंड, ऑब्वियस है कि माइनर का एडवर्स हो जाए जब वो जो अपॉइंट किया है, गार्डियन किया है, नेक्स्ट फ्रेंड किया है, तो अगर उसके इंटरेस्ट माइनर के इंटरेस्ट के एडवर्स हो जाए, ठीक है। और वेयर ही इज सो कनेक्टेड विद द डिफेंडेंट हुज इंटरेस्ट इज एडवर्स टू दैट ऑफ द माइनर एज टू मेक इट अनलाइकली दैट द माइनर इंटरेस्ट विल बी प्रॉपरली प्रोटेक्टेड बाय हिम, और वेयर ही डज नॉट डू हिज ड्यूटी, ठीक है, या तो अपनी ड्यूटी नेग्लिजेंट रहे, ठीक है, इस तरीके से उसको रिमूव किया जा सकता है एज द कोस्ट एज थिंक फिट, ठीक है। वेयर द नेक्स्ट फ्रेंड इज नॉट अ गार्डियन अपॉइंटेड टू डिक्लेयर बाय द अथॉरिटी कम्पिटेंट इन दिस बिहाफ, ठीक है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति को अपॉइंट कर दिया जो कोई कम्पिटेंट नहीं था, ठीक है, मेक गार्डियन सो अपॉइंटेड एंड डिक्लेयर सो डिजायर टू हिमसेल्फ। फिर ऑर्डर 32 रूल 10 क्या बोलता है, स्टे ऑफ प्रोसीडिंग ऑन रिमूवल एक्सेट्रा ऑफ नेक्स्ट फ्रेंड ऑन द रिटायरमेंट रिमूवल, ठीक है। अगर जब रिटायरमेंट हो रहा है, सूट चल ही रहा है माइनर का, ठीक है, माइनर के लिए और माइनर के अगेंस्ट, तो ऐसी हालत में क्या किया जाएगा, रूल ऑफ प्रूडेंसी तो यही बोलती है कि ऐसी हालत में सूट को रोक दिया जाएगा, ठीक है, प्रोसीडिंग को स्टे ऑफ स्टे लगा दिया जाएगा प्रोसीडिंग पे जब तक कि नेक्स्ट फ्रेंड अपॉइंट नहीं, फर्दर प्रोसीडिंग शेल बी स्टेड अंटिल द अपॉइंटमेंट ऑफ द नेक्स्ट फ्रेंड इन दिस प्लेस where the pleader of the such minor or meet within a reasonable time to take step to get a new friend appointed, any person interested in a minor or a matter in issue may apply the court for the appointment of one, the court may appoint such person as he think fit, ठीक है। ऑर्डर 32 रूल 11 रिटायरमेंट रिमूवल और डेथ ऑफ ए गार्डियन टू द सूट। 9 में हमने पढ़ा प्लेंटिफ के लिए रिटायरमेंट ऑफ द नेक्स्ट फ्रेंड, ठीक है। ऑर्डर 32 रूल 11 में बात करते हैं गार्डियन का रिटायरमेंट रिमूवल ऑफ और डेथ ऑफ गार्डियन ऑफ, वेयर द गार्डियन फॉर द सूट टू रिटायर डज नॉट लूज हिज ड्यूटी और वेयर देयर इज अ सफिशिएंट ग्राउंड इन इज टू अपीयर, द कोर्ट में परमिट सच गार्डियन टू रिटायर, may remove him and make such other order at the cost as he think fit, and where the guardian for the suit retire, dies or removed by the court during the pendency of the suit, appoint a new guardian in his place. Order 32 rule 12 cost to be followed by the minor plaintiff or the applicant on attaining the majority, ये बात करता है कि जब माइनर जो है अगर मेजर हो जाता है तो उस सिचुएशन में क्या पोजीशन रहेगी सूट की, तो देख लेते हैं। ऑर्डर 32 रूल 12 बात करता है इसकी, ए माइनर प्लेंटिफ और ए माइनर नॉट ए पार्टी टू ए सूट ऑन हुज बिहाफ एन एप्लीकेशन इज पेंडिंग शेल ऑन अटेनिंग मेजोरिटी इलेक्ट विद, फिर यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन जैसी चीज़
जो हम टीपी में भी पढ़ते हैं, ठीक है, तो उसका रोल आ जाएगा। तो डॉक्ट्रिनल इलेक्शन में या तो वो कंटिन्यू उसी गाइडेंस के साथ या फिर उसी एंटाइटलमेंट के साथ ही मूव कर सकता है सूट को, या फिर वो बोल सकता है कि भाई चलो मैं एक फ्रेश तरीके से सूट फाइल करूँगा। माइनर प्लांटिफ और अ माइनर नॉट ए पार्टी टू द सूट ऑन हिज बिहाफ एन एप्लीकेशन इज पेंडिंग शेल ऑन अटेनिंग द एज ऑफ मेजोरिटी इलेक्ट वेदर ही विल प्रोसीड विद द सूट और एप्लीकेशन, ठीक है। या तो सूट और एप्लीकेशन के साथ उसके पास ऑप्शन है, मूव कर सकता, मूव ऑन कर सकता है। वेयर ही इलेक्ट्स टू प्रोसीड विद द सूट और एप्लीकेशन ही शेल अप्लाई फॉर एन ऑर्डर डिस्चार्जिंग द नेक्स्ट फ्रेंड, ठीक है। वो क्या कर सकता है, नेक्स्ट फ्रेंड जो, क्योंकि अब तो मेजर हो गया, अब ज़रूरत नहीं है, तो वो क्या करेगा, नेक्स्ट फ्रेंड को डिस्चार्ज करने के लिए अप्लाई करेगा। फॉर द लीव टू प्रोसीड इन हिज ओन नेम, कि अपने नाम से ही मैं सूट फाइल अब आगे प्रोसीड करूँगा, ठीक है। टाइटल ऑफ द सूट और द एप्लीकेशन शेल इन सच केस बी करेक्टेड सो एज टू रीड हैंस फॉर दस, ठीक है। ए बी लेट ए माइनर बाय सी डी हिज नेक्स्ट फ्रेंड बट नाउ हैविंग अटेन मेजोरिटी, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग है ये ऑर्डर 32 का रूल 12, जिसमें बात करते हैं कि डिस्चार्ज ऑन द अटेनिंग ऑफ द एज ऑफ मेजोरिटी। तो प्रोसीड करना है, डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन की बात कर ली। अगर हमें प्रोसीड करना है तो नेक्स्ट फ्रेंड को रिटायरमेंट के लिए उसका नाम रिमूव करने के लिए प्रोसीड करेगा, और जो उसमें करेक्शन होगा, जो सूट का टाइटल था, जैसे पहले ए बी सी था, माइनर था, फिर नाउ ए बी सी इज जो डी सी है वो रिटायर हो रहा है, और नाउ द सूट विल बी माइनर, नाउ माइनर हैज़ अटेन द एज ऑफ मेजोरिटी। फिर वेयर ही इलेक्ट्स टू अबंडन द सूट और एप्लीकेशन, ठीक है। उस सिचुएशन में क्या होगा, ही शैल इफ ए सोल प्लेंटिफ फॉर द सोल एप्लीकेंट अप्लाई फॉर एन ऑर्डर टू डिसमिस द सूट और एप्लीकेशन और रीपेमेंट ऑफ द कॉस्ट इनकर्ड बाय द डिफेंडेंट ऑन अपोजिट पार्टी or which may have been paid by the next friend. Any application under this rule may be made in ex parte, but no order discharging a next friend and permitting a minor plaintiff to proceed in his own name shall be made without a notice to the next friend, ठीक है। Where a minor co-plaintiff attain majority desire to repudiate suits, where a minor co-plaintiff on attaining majorities desire to repudiate the suit, he shall apply to have his name struck out as co-plaintiff and the court if it thinks fit find that it is not necessary party, ठीक है। अगर necessary party नहीं है, shall dismiss him from the suit on such terms as the cost otherwise is think fit. Notice of the application shall be served on the next friend, on any co-plaintiff or on the court or the defendant. The cost of all parties of such applications and all other proceeding therefore had in the suit shall be paid by such person as the court direct, ठीक है। फिर उसके बाद ऑर्डर 32 रूल 14 क्या बोलता है, अनरीजनेबल और इम्प्रॉपर सूट माइनर अटेनिंग द मेजोरिटी में इफ सोल प्लेंटिफ अप्लाई द सूट instituted in his name by next friend be dismissed on the ground that it was unreasonable or improper, ठीक है, ये हो जाएगा। फिर क्या है, नोटिस ऑफ एप्लीकेशंस शेल बी सर्व्ड टू ऑल पार्टीज कंसर्न्ड एंड द कोर्ट upon being satisfied such an unreasonable improper grant of application order next friend to pay the cost of all parties in respect of the applications and of applying the anything done in suit make such other order as you think fit। फिर ऑर्डर 32 का रूल 16 जो हम देख लेते हैं, सेविंग क्लोज है, नथिंग कंटेन इन दिस ऑर्डर शेल अप्लाई टू रूल of foreign state suings or suits in the name of his state being suits on director central government in his name agents the name nothing contain। तो ये हमारा रहा। इस सेविंग क्लोज से पहले हम इम्पोर्टेंट नहीं है, ऑर्डर 32 रूल 15 देखते हैं, ठीक है। रूल 1 to 14 एक्सेप्ट रूल 2A अप्लाई टू पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, ठीक है। ऑर्डर 32 का जो है जो रूल सारे अप्लाई होते हैं अनसाउंड माइंड पे भी, लेकिन जो 2A है वो अप्लाई नहीं होता, अप्लाई पर्सन ऑफ अनसाउंड ऑफ माइंड। 1 to 14 एक्सेप्ट रूल 2A शेल सो फार एज मे अप्लाई टू ए पर्सन adjudged before during the pendency of the suit to be of unsound of mind and shall apply to persons who though not so as are found by court on inquiry
to be incapable by reason of any mental infirmity and protecting their interest when suing or being sued। 2A देख लेते हैं दोबारा से क्या है। सिक्योरिटी टू बी पेड बाय द नेक्स्ट फंड वाला है ना 2A। सिक्योरिटी टू बी फर्निश्ड बाय द नेक्स्ट फंड व्हेन ऑर्डर। ठीक है, ये वाला ऑर्डर छोड़ के बाकी यूं के यूं सेम प्रोसीडिंग जो है ऑर्डर 32 की वो अनसाउंड माइंड के लिए भी अप्लाई होगी एक्सेप्ट दिस रूल। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर दिस ऑर्डर। आई होप यू गॉट इट एंड पॉइंट मेन क्रक्स ऑफ दिस ऑर्डर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू सो मच।